मैं तमाम हाज़रीन से कहूंगा कि अपनी अपनी नशिस्तों पर लौट आए ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। और अब मैं दरखास्त करूंगा हमारे साथी हैदराबाद ब्यूरो के ब्यूरो चीफ संजय तिवारी जी से कि वो स्टेज पर आए और आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। संजय तिवारी जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन मुनव्वर साहब। हमारे इस खूबसूरत शाम में अभी हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे क्योंकि तेलंगाना इलेक्शन को लेकर इस समय देश भर की निगाहें हैं। कल मध्य प्रदेश में वोटिंग होने वाली है और उसके बाद सिर्फ 2 ही स्टेट बचते हैं, तेलंगाना और राजस्थान। तो तेलंगाना पर जाहिर तौर पर पूरे देश की निगाहें हैं और इस पर जाहिर तौर पर इस समय हैदराबाद में क्या चल रहा है जाहिर तौर पर सब लोग इस पर नजर लगाए बैठे हुए हैं। और इसीलिए इस महान खास डिबेट को ध्यान में रखते हुए हम इस समय अपने जो खास मेहमान हैं उनको बुलाना चाहेंगे। मैं इस समय बुलाऊंगा टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल श्री डॉक्टर के केशव राव साहब का। प्लीज के केशव राव साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज सर, प्लीज सर, के केशव राव साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर प्लीज। हमारे दूसरे खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। एक तालियों के साथ हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव जी। थैंक यू सर। हमारे साथ टीडीपी के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रावला चंद्रशेखर रेड्डी मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कृपया स्टेज पर आए। एक तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। रावला चंद्रशेखर जी। क्या हो रहा शेखर? मैंने आप बोला जबरदस्ती है लोग है जबरदस्ती नहीं। और हैदराबाद की अगर हैदराबाद में ये शो हो रहा है और हैदराबाद से मजलिस बचाओ तहरीक के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फरकुल्ला खान साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। वो भी प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे साथ स्टेज को शेयर करें। जी बहुत स्वागत। ब्रदर आदाब साहब। आदाब और ऐसे साहब ये आपका माइक है। ओके मैम, थैंक यू। तो ये खास शाम और हमारे खास 4 मेहमान। सीधे हम मुद्दे से शुरुआत करेंगे और वक्त बहुत कम है हमारे पास। जाहिर तौर पर इस समय चुनाव है और आप सभी जानते हैं कि इस चुनावी व्यवस्था के मौसम में इस समय में जो वक्त निकाल के हमारे बीच में हमारे ये खास मेहमान आए हैं, हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले डॉक्टर के केशव राव साहब से। सर, चुनाव टीआरएस की गवर्नमेंट है और आप फिर से 4.5 साल में ही चुनाव में उतर गए। बहुत कॉन्फिडेंस है। क्या आपको लगता है कि जिस दिन आपने असेंबली को डिसॉल्व किया उस दिन और आज के दिन में क्या कुछ किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं? बिकॉज कांग्रेस, टीडीपी और टीजेएस ये 3 पार्टियां एक साथ एक ही मंच पर आ चुकी हैं और सीपीआई भी इसमें शामिल है। तो जाहिर तौर पर ये महाकुटुंबी है, कहीं ना कहीं से एक दबाव तो महसूस हो रहा होगा। क्या स्थिति है? न पहले दिन था या आज है, कभी हम दबाव फेलछी नहीं करे हैं। जिस दिन डिसॉल्व किए उस दिन जीतने के लिए डिसॉल्व किए। अब जो चल रहा है माहौल जीतने के लिए है, इसीलिए दबाव की बात ये नया दिख रहा है मुझे, नया रहेगा। कितनी सीटें? आज भी वही स्टैंड है कुछ? क्योंकि केसीआर साहब का एक बयान अभी कुछ दिन पहले आया, उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे नहीं जिताते हैं तो मैं अपने घर जाके सो जाता हूं, लेकिन फिर आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, आप लोग समझ लीजिए। इस बयान को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। लोग उसका बयान का मतलब स्पिरिट लेना चाहिए आप लोग, वोट के ऊपर नहीं होता है। अगर स्पिरिट लिए तो ये मतलब है कि देखो अपन किसी हाल जीत रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं घर जाता हूं तो आप खुद अपना काम करेंगे, मुझे कैसा तो भी इलेक्ट कराएंगे। जीवेल साहब, केशव राव साहब कह रहे हैं कि केसीआर जीत रहे हैं और इसलिए उसको इसी एसेंट में देखना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस बयान का क्या मतलब है? पहली बार
एक स्टेट का मुख्यमंत्री जो 4.5 साल शासन किया और समय से पहले इतने कॉन्फिडेंस में कि उसने अपने समय से पहले असेंबली डिसॉल्व कर दिया, और आज वो जब ये स्टेटमेंट दे रहा है, किस दृष्टि से देखते हैं? कहीं ना कहीं क्या बीजेपी का क्या स्टैंड है इस समय, और आपका पोजीशन क्या है इस समय? तेलंगाना में कितनी सीटें बीजेपी मान के चल रही है कि जो आप मानते हैं सच हकीकत क्या है? ये जो सिटिंग पोजीशन है इस पैनल का, इसमें मुझे एक कोने पे बिठाते तो अच्छा होता, क्योंकि ये तीनों एक ही गठबंधन के लोग हैं। अलग अलग पार्टी, अलग अलग गठबंधन होने की दावा कर रहे हैं, पर लेकिन असलियत यह है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभाओं में ये कहा कि केसीआर जो आज के मुख्यमंत्री हैं, टीआरएस के महानेता हैं, वो भी एक यूपीए 1 में मंत्री के रूप में सोनिया गांधी जी के सरकार में काम किए थे। टीडीपी के साथ उनका गठबंधन था एक चुनाव में, 2009 के विधानसभा चुनाव में, और एमआईएम और टीआरएस के बीच में एक सीक्रेट अलायंस पहले से है। तो इसलिए ये तीनों चुनाव के बाद एक तरफ आने वाले लोग हैं। तो इसलिए असली जनता को, हम तेलंगाना जनता को यही बताना चाहते हैं, तो यदि विकल्प के रूप में जनता देख रही है, एक विकल्प के लिए एक माहौल है, बदलाव का माहौल है, वो बदलाव केवल भारतीय जनता पार्टी से संभव है। ये मैसेज लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं। कितनी सीटें एक्सपेक्ट? सच्चाई बताइएगा। ये देखिए, यहां एक त्रिशंकु विधानसभा बनने जा रही है। ये बिल्कुल इतना मैं इतना प्रोजेक्शन करने की स्थिति में हूं, बट लेकिन किसी एक दल का सरकार नहीं बनेगा। इसलिए मुझे लगता है ये तीनों बाद में एक साथ मिलकर चुनाव के बाद सरकार बना सकते हैं, बट लेकिन हम जनता को एक विकल्प के रूप में हमें चुनने के लिए एक आश्वासन दे रहे हैं। रावेले चंद्रशेखर रेड्डी साहब के पास आऊंगा, लेकिन जीवीएल साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि त्रिशंकु सरकार बन रही है। त्रिशंकु सरकार बन रही है तो बीजेपी की पोजीशन क्या होगी? क्या टीआरएस, अगर टीआरएस वो जादुई आंकड़ा लाने में सफल ना हो पाई, ये मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, उस सूरत में क्या बीजेपी पोस्ट पोल अलायंस की कुछ तो संभावना नजर आ रही होगी? और क्या मिलकर अमित शाह साहब ने भी कहा था कि बीजेपी के बिना सरकार नहीं बनेगी। देखिए, मैंने कर्नाटक में, जिन सबने कर्नाटक के चुनाव देखे हैं, जिस प्रकार कांग्रेस के वहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी जो जेडीएस से निकल कर आए थे, उनके और जेडीएस के बीच में कभी सबको लगा है कभी एक अंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती है, लेकिन चुनाव के बाद, क्योंकि इन सब की सोच और विचारधारा एक ही है, तो इसलिए हमें लगता है तो ये मिलेंगे। हम जनता को, हमें बहुमत देने की आश्वासन दे रहे हैं, बहुमत देने की हम अपील कर रहे हैं। अंत में निर्णय जो होता है उसको हम बहुमत नहीं मिला तो टीआरएस को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये लॉक कर दिया जाए इसको। बिल्कुल साफ। रावेले चंद्रशेखर रेड्डी साहब, क्या देखते हैं, क्या तस्वीर है? क्योंकि जाहिर तौर पर टीआरएस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार बनाएगी। महाकुटुंबी जिनका आप विरोध कर रहे थे बहुत दिन से, कांग्रेस के खिलाफ टीडीपी खड़ी हुई, आज उसी कांग्रेस के साथ है। ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप टीडीपी जो अपना कार्डर है वो इससे लूज करेगी और कांग्रेस गेन करेगी। आपको नहीं लगता कि कहीं ये गड़बड़ हो गया, ये इसको कांग्रेस का साथ लेके गड़बड़ हो गया? अकेले लड़ते तो, क्योंकि ग्राउंड में अब आप जा रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई, ऐसा एहसास हो रहा है? No, absolutely no. It is a inevitable alliance by virtue of misdeeds of KCR government, since he has not respected the constitution. He has demolished all the democratic organizations. He has not allowed the people even to stage a dharna. He has removed that, and he is unable to meet the people. You know, there are two chief ministers in Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, Telangana, Chandrasekhar Rao. Andhra Pradesh chief minister, when he returns to his house, nobody knows. Telangana chief minister, when he comes out of his house, nobody knows. This is the basic difference in between these two chief ministers. And day in and day out, KCR is criticizing Chandrababu Naidu, saying that on September 6th, I request you to recollect his speech after dissolving the assembly. He has held a press conference wherein he has stated that Telugu Desam party is only 0.2% in Telangana. Kodandaram sir will not get even 500 people for his public meeting. CPI is a paper party. Congress no leader. That was the statement made by him. Now, after 2 months,
what he is speaking. If people does not vote for me, I'll take rest. So he has come down. His son in between, he stated that we will get a clear majority, otherwise I will retire from politics. You want that only if you want to remain in politics, if power is given. Otherwise you want to retire. Whereas my party, I am proudly saying that, I served the party as a simple, humble worker. I was a panchayat president. I served in parliament also. चंद्रशेखर We never fight for power. We serve the people. We आप are here to serve टीआरएस के नेता अभी थोड़ी देर पहले केटीआर साहब हमारे मंच पर यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट मैन है जो आपके जो नेता हैं. Definitely. हाँ. I will again remind you, 2004, with whom KTR was there? He was with Congress party. 2009, he fought along with us. KCR himself contested from Mahbubnagar district, from where I come. He was in grand alliance with CPI, TDP, CPM. And thereafter, before counting of elections took place, he went to Punjab and met BJP leaders. Who is the opportunist? And this election, he says he is going alone. On one hand, he says he is going alone. On the other hand, he is holding hand with MIM in right hand, BJP in left hand. Ours is a known alliance. It is a hidden alliance, wherein Jagan Mohan Reddy also joined, Pawan Kalyan also joined. No, everybody knows why they are not contesting. दोनों हमारे साथ, आपने जो आरोप लगाया, दोनों हमारे साथ बीजेपी भी मौजूद है, टीआरएस के, उनसे भी पूछेंगे मैं सवाल, और इसका जवाब टीआरएस के साथ आखिर क्या चल रहा है, ये सवाल जनता के दिमाग में भी है, और आखिर वो लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं. लेकिन मैं पहले जो एमबीटी के जो प्रेसिडेंट हैं फरहतुल्लाह साहब, उनसे जानना चाहूंगा, ओल्ड सिटी जो खास करके हैदराबाद है, फरहतुल्लाह साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, कौन एक हैदराबाद में जैसे ही आप एंटर करते हैं, एक शहर, एक हैदराबाद है जो हाईटेक सिटी है, अलग शहर है, एक हैदराबाद है ओल्ड सिटी है, जहां पहुंचने के बाद लगता है कोई दूसरी दुनिया है. हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो अलग ही लगता है, हैदराबाद लगता ही नहीं है. मैं हैदराबाद का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन पिछले 7 साल से मैं हैदराबाद में हूं. मैं ओल्ड सिटी में जब जाता हूं तो मुझे लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया है. कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस यहां पर रूल की, टीआरएस यहां पर रूल की, कौन जिम्मेदार है? आपके यहां एमआईएम जो है वो वहां के वो विधायक और सांसद वहां. The first thing I want to clarify on this issue is there is no democracy in Hyderabad Parliament constituency, where the people got their aspiration to be highlighted through a fair and unbiased election. Continuously, any political party in power, whether it was the Congress, it was the Telugu Desam, or the present-day TRS, they have been, with vested interest, they have been handling the Owaisi family with a thought that through them only they can survive in Muslim votes. And that has reached to an extent there in every assembly constituency there are about 80 to 90,000 bogus votes enlisted in the voter list. Today even I came with all the relevant data. Since last 3 months I have been representing to the Election Commission of India, to the State Election Commission, to the GHMC Commissioner who is the DO nodal officer. In spite of that, the government of the TRS covertly is supporting the Owaisi family in not getting deleting the bogus votes. And whether as national parties are concerned, who claim to oppose them, at the ground level they don't even field a polling agent at the polling agent to resist their bogus. It's not democracy, it's mobocracy, and that is the basic crux. Where the democracy fails, the development fails. Today development has failed and the progress has taken place in the other part of Hyderabad because democracy has failed in Hyderabad Parliament constituency. And Mr. BJP spokesman, might be he is not informed that I am not from, I got my own party, Majlis Bachao Tehreek, and to top it all, I am the convener of Bahujana Left Front. I am no way connected with any other front. I got my own front of the SC, STs, BCs, minorities and the left. We are having round about 112 candidates contesting. That's it. बिल्कुल बिल्कुल. ये सवाल जो उन्होंने छोड़ा, हैदराबाद का एक हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया. टीडीपी भी बहुत समय तक रूल की और टीआरएस का भी शासन है, कांग्रेस का भी लंबे समय तक शासन रहा. लेकिन जाहिर तौर पर केशव राव साहब, एक जो बड़ा सवाल यह है, विकास तो मुद्दा है ही. चुनाव में जाहिर तौर पर विकास कितना हुआ, कैसे हुआ, वो मुद्दा होगा.
लेकिन ये जो धीरे धीरे जैसे चुनाव के नजदीक जा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है कि सरकार अगर बनी, तेलंगाना में सरकार बनी और फुल मेजॉरिटी नहीं आई, तो किसके साथ किसका अलायंस होगा। टीआरएस, आप पहले कई बार संसद में टीआरएस बीजेपी के समर्थन में खड़ी होती या एनडीए या जो सरकार है नरेंद्र मोदी की उनके समर्थन में खड़ी होती नजर आ रही है। अब आप अचानक, चूंकि आरोप यह है कि मुस्लिम्स के वोट लेने हैं, इस वजह से आप अचानक जो है अब आप लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, केसीआर टारगेट कर रहे हैं, और चूंकि वो मुस्लिम्स वोट के जरिए ही जो तेलंगाना में कुछ समीकरण बन सकते हैं, इस वजह से बीजेपी को आप अलहदा कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पोस्ट पोल कहीं ना कहीं गुंजाइश है, कुछ अंदर खाने की बात है, चल रही है। कतई ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम लोग किसी के साथ एलएस में जाएंगे। पूछ लीजिए किसी आदमी को। अब रहा मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, अब नरसाराव साहब के लिए तो बोलना ही पड़ता। कल तक तो उनके साथ ही थे, तेलुगुदेशम के साथ, अब टूट गए तो बोल रहे हैं कि ये तीनों एक हो जाएंगे। कौन किन के साथ होगा तीनों? आपके दो, एरोगेंस मत समझिए, मैं एज इट इज नो हिपोक्रेसी। आप 3 या 4 सीट आएगी, आपको ज्यादा आप इस इलेक्शन में ये एजेंडा के अंदर पार्टिसिपेट करना ही ठीक नहीं है। एजेंडा में पार्टिसिपेट कीजिए। व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, वेदर हूएवर इज इन द गवर्नमेंट, वी मस्ट टॉक अबाउट इट। नंबर 2, चंद्रशेखर, ये तारीख के आप लोग के बता रहा हूं, ये कोई चोरी की बात नहीं, कोई स्वीकृति नहीं है कि हम लोग एमआईएम के साथ नहीं हैं। एमआईएम के साथ हैं, वो हमारे फ्रेंडली पार्टी है, उनके साथ हैं। हम कैंडिडेट भी, हम अपने कैंडिडेट पे स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, उन पे स्ट्रेस कर रहे हैं। वो ओपन है। अगर उस ओपननेस को भी आप कुछ हिपोक्रेसी समझे तो समझिए, परवाह नहीं, क्योंकि हम कैंडिडेट लगाए हैं, इसलिए यू हैव अ राइट टू से इट इज हिपोक्रेसी। बट एट द सेम टाइम आई एम मेकिंग इट सो क्लियर टू यू नाउ, I am Secretary General. I am number 2. I am making it so clear. He is my friend and I want him to win. He is my friendly party. I am wanting him to win 7 seats. Now, number 2. It is quite possible, उसमें strategy होती है. Muslims in other constituencies might perhaps vote for me. उसके लिए भी आप ही dictate मत कीजिए. So the day I want, I will consult with you. फिर free poll alliance क्यों नहीं कर लिया उसके साथ? Third, what you are saying is after the election, किसी ने कहा, मेरे समझ चंद्रशेखर ने कहा ये बात कि किसी लोग मिलके करेंगे, कोई नहीं, नरसोना साहब ने कहा फिर मिलके करेंगे, ये कतई नहीं होगा। वी आर, इट इज टेक इट फ्रॉम मी, नॉट लेस देन 80, दैट इज मोर देन 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी विल कम टू टीआरएस। दैट्स ऑल, दैट इज एन एंड ऑफ माई ऑल आर्ग्यूमेंट एंड ऑल माई। नहीं, मेरा एक आग्रह है, केशवराव जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप आकर यहां बैठें, क्योंकि आप मित्र हैं, एक साथ बैठेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि चुनाव के पहले चंद्रबाबू नायडू जी ने केसीआर को फोन करके कहा, ये कई बार कह चुके हैं, चंद्रशेखर, मैंने केसीआर से अलायंस करने की बात छेड़ी, मुझे केसीआर के साथ, टीआरएस के साथ अलायंस करने के लिए मुझे, मेरा मन में बहुत राविला चंद्रशेखर साहब, ये बात तो सच है, चुनाव के बाद तो मिलेंगे ही, हो नहीं पाया, आप तो चाहते थे। नहीं, किनसे कौन अलायंस कर? जो चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर को फोन करके हम तेलंगाना में आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, ऐसा आग्रह किया था, नहीं किया था? किया तो था। मैं समझ, दोनों ने इस बात की पुष्टि की। आप भी पुकारे मत, ठीक है, आपका मतलब है। मैं कह रहा हूं, आप चुनाव के पहले नहीं मिल सके तो चुनाव के बाद बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि चुनाव के पहले टीआरएस और टीडीपी नहीं मिल सके, वो टीआरएस पार्टी महाकुटुंबी छोड़ के, और आप कहीं ना कहीं नहीं छोड़ के नहीं, महाकूटमी पूरा ही कराएगा। वन थिंग इज वेरी क्लियर, आलर एनकाउंटर पे टीआरएस गवर्नमेंट ने, जो आलर एनकाउंटर हुआ उस पे ओवैसी ने आवाज नहीं उठाया, इसलिए टीआरएस पार्टी उनके साथ अलायंस कर रही। नौजवानों को जेल से निकाल के मार दिए, मार के, इट वॉज ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स and it was done under the TRS government, and the OIC family representing Muslims never raised the voice in the assembly, never represented, and that is the gift TRS party is giving. On Alar encountering, the TRS is supporting the OIC family. No Muslims are supporting. There is no democracy in Hyderabad. It's all mobocracy, state terrorism going on in Hyderabad. If there is a fair election, OIC cannot win a corporator election in Old City.
अच्छा बिल्कुल, मैं एक जीवीएल आपने बात जो छेड़ी, मैं उसमें एक सवाल आपसे करूंगा, हालांकि ये थोड़ा जल्दीबाजी होगी क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव को बहुत लंबा समय। खुद आना खासा मान लीजिए कि जो एनडीए है, जो बीजेपी है, उसको बहुमत नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, उस कंडीशन में टीआरएस को क्या आप बातचीत नहीं करेंगे, सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं करेंगे? उनके एंड से हम हमेशा सवाल करते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे, आप बीजेपी के साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या प्रॉमिस करेंगे कि बीजेपी की तरफ से कि अगर ऐसी जरूरत भी पड़ी तो हम टीआरएस के साथ नहीं लेंगे? हमें अपने आप 282 से ज्यादा सीट 2019 में मिलेंगे। हमें इसको लेकर कोई संकोच नहीं है, तो इसलिए इसका कोई अर्थ ही नहीं है। पिछले बार पलट पाएगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की साबिक सदर श्रीमती सोनिया गांधी जी हैदराबाद में थी। उन्होंने साफ तौर पे लोगों से अपील की है और उनका एक जो विजन था तेलंगाना क्रिएट करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का जो विजन था, और जिस मुश्किलात से गुजर के तेलंगाना देना पड़ा या तेलंगाना क्रिएट करना पड़ा, हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं हर दिन गांधी भवन से वो नरेट कर रहे हैं स्टोरी। तो इतना आसान सा वो एक डिसीजन नहीं था, बहुत ही मुश्किल डिसीजन था। उसके बाद हम लोगों को लगा कि जो तेलंगाना में तरक्की होगी, तेलंगाना में युवा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, फार्मर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पे जो सरप्लस बजट हम लोगों ने दिया था और तरक्की यहाँ पे होगी, जो हम यहाँ की इकोनॉमी अच्छा फ्लरिश होगी, ऐसे बहुत सारे ख्वाब थे जिसको लेके जो हम तेलंगाना क्रिएट किया गया था। उससे हम लोग को नुकसान भी हुआ, सैक्रिफाइसेस उठाना पड़ा। आंध्र प्रदेश में हम लोग जो है पूरी तरह से साफ हो गए, और उसके साथ में तेलंगाना में भी हम लोग इख्तियार में आ नहीं पाए, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था। आज 5 साल बाद अगर हम लोग पलट के देखते हैं, क्या वो विजन इस मुख्यमंत्री जो यहाँ पे थे केसीआर साहब, या न तो टीआरएस जो यहाँ की जो पार्टी जो सत्ता में थी, उन्होंने क्या है उस विजन को रियलाइज करने की कोशिश की, उसको क्या मेटेरियलाइज करने की कोशिश की? क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को उस तमाम वादे उन्होंने जो 2014 के चुनाव के टाइम पे किए थे वो वादे फुलफिल किए, या नहीं यहाँ के अवाम को कुछ राहत देने की कोई कोशिश की? अब जितने यहाँ पे स्कैम्स में हैं, जो इकोनॉमी का हाल है, जिस तरह से अपने ही वादों पे हम लोगों ने बार बार यही कह रहे हैं कि वहां पे बड़े मोदी साहब, इनके जो बड़े भाई हैं, वो भी वादे करके 2014 में आए थे सरकार में। ये छोटे मोदी साहब यहाँ पे ये भी वादे करके आए थे, वो भी ना पूरे करे, ये भी ना पूरे करे, दोनों जुमले सिर्फ जुमले ही जो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस के पास कोई रहनुमा ऐसा हो जो केसीआर के मुकाबले का हो, जो उनके साथ मुकाबला कर सके? आपने तेलुगु देशम पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, आपने लेफ्ट के साथ इत्तेहाद किया, आपने तेलंगाना जन समिति के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास खुद अपने पास कोई ऐसी बड़ा लीडर, ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं है जिसके दम पर कांग्रेस तेलंगाना में खुद को आगे ले जा सके? देखिए, कांग्रेस कोई एक आदमी या एक फैमिली की पार्टी नहीं है। यहाँ पे जो है केसीआर, केटीआर, कविता, उनके 2 भांजों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में जो हम हर कोई नेता है, जितने भी हमारे फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, सारे के सारे जो हम लोग मुख्यमंत्री पद संभालने के काबिल के लीडर्स हैं। हम लोगों ने किसी एक को चुना नहीं। पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। एआईसीसी से पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। हाँ, एक जनरल सेक्रेटरी और 3 सेक्रेटरीज मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग, मैं भी यहाँ पे 20 दिन से हूँ, मीडिया टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और कम्युनिकेशंस में संभाल रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हम लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जब सरकार में हम आएंगे, जब हमें मेजॉरिटी मिलेगी, कांग्रेस हमेशा ये मानती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि जो लोग जीत के आते हैं वो लोग आपस में तय करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा। हमारी जो सीएलपी मीटिंग होगी उसमें तय होगा कि उनका लीडर कौन होगा, और उसका जाहिर सी बात है उनको ब्लेसिंग जो है हाईकमांड का बाद में होना चाहिए, जैसे लीडर इलेक्ट होता है। आपने महाकुटुंबी जो आपने बनाया है, जिसको आप लोग सोच के चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तेलुगु देशम पार्टी के जो सदस्य हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके ऊपर यकीन किया जा सकता है इत्तेहाद के मामला में? देखिए, उनका अगर माजी देखा जाए तो कब वो बीजेपी के साथ चले जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है।
देखिए, हिंदुस्तान में कोएलिशन एरा की पॉलिटिक्स चल रही है पिछले 10-15 साल से, और कांग्रेस इस बात को रियलाइज करती है कि कोएलिशन एरा का कोएलिशन पॉलिटिक्स का एक एरा चल रहा है। अब जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों ने महाराष्ट्र में चुनाव हारा क्योंकि हमारा एनसीपी के साथ अलायंस टूटा। झारखंड में हम लोगों ने चुनाव हारा, जेएमएम के साथ अलायंस टूटा, इसलिए हम लोगों ने चुनाव हारा। जम्मू एंड कश्मीर में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा अलायंस टूटा, इसलिए हमने चुनाव हारा। तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो एरा चल रहा है, इसमें जरूरी है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत काम करना चाहते हैं, तो अब ब्रॉडली सेक्युलर, लिबरल और प्लूरल सोसाइटी में यकीन करते हैं और लिबरल पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, वैसे पार्टियों को साथ लेके चुनाव लड़ना आज की एक मजबूरी बन गई है। और मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू साहब जो इश्यू लेके वो बाहर निकले, वो हम लोग को भी बहुत प्यारा है। जिस तरह रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हुआ था तो हैदराबाद का सारा रेवेन्यू तेलंगाना को दिया था, उनको स्पेशल पैकेज की आंध्रा को बात की गई थी। और ये कोई भी सरकार करे, भाई कांग्रेस की सरकार करे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, लेकिन जब पार्लियामेंट जब इसको तय करती है तो जो भी पार्टी सरकार में आती है तो उसको वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने धोखा दिया टीडीपी को, तो वहां से निकल के आए। तो मुझे लगता है कि वो काफी, सिर्फ इसलिए नहीं, जिस तरह से वो आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी को हराने के लिए, वो भी जो है काफी कोशिश नहीं। आपकी बात बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ इत्तेहाद और इल्हाक जरूरी है, और हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। लेकिन अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, वो तो आपके एकला चलो जो है उसकी वजह से मध्य प्रदेश वगैरह में आपसे नाराज है वहां के इंतखाबात में। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम लोग बड़ी पार्टी हैं। हमारा जो इन्फ्लुएंस है लोगों में और जो हमारी जो पकड़ है लोगों में, वहां पे आवाम में, तो इन तीनों स्टेट में हमारा एक बड़ा रोल है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कल जब बार्गेन करने लगेंगे अखिलेश यादव जी से या मायावती जी से, तो हमारी जितनी ताकत जमीन पे है, हम लोग उतना ही हम डिमांड करेंगे, उतना ही हम बार्गेन करेंगे। तो बार्गेनिंग पावर उसको ज्यादा मिलता है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है मुझे लगता है कि जो है थोड़ा अनरीजनेबल बार्गेनिंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी कहा है, ये इसका मतलब नहीं कि 2019 में हम साथ में नहीं है, हम जरूर सारे लिबरल पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नहीं, आपका फर्ज नहीं बनता कांग्रेस का कि जिस बड़ी तरीके से फराख दिली का सबूत देना चाहिए था इन सब मामलात में, अपनी तरफ से कुछ बड़े भाई की तरीके से अगर वो मध्य प्रदेश या राजस्थान में इनको थोड़ा सा सहारा देते, या आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर हम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे और उसके बाद फिर हम इनसे डील करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा दिल भी है, अकोमोडेटिव नेचर भी है। अगर ये नहीं होता तो शायद हम जो है जनता दल के कैंडिडेट को हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते कर्नाटक में, और तेलंगाना में हम लोगों ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ अकोमोडेट किए। इसके बावजूद कि जो है हम लोगों को पता है कि हमारी ताकत तेलंगाना में क्या है। हम लोग जहां जहां हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम लोगों ने अकोमोडेट किया है। और हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि 2019 में ये फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है, जिस तरह से यहाँ के तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल करना चाह रही है, जिस तरह से वो खत्म कर देना चाह रही है, जिस तरह से पिछले 70 साल से हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप किया, उसको खत्म करके जो हम लोग एक मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जिस तरह से ये समाज को और यहाँ की पॉलिटी को आगे बढ़ाना चाह रही है, उसको खत्म करने के लिए हम किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। देखिए, हमने गुजरात चुनाव में देखा था, राहुल गांधी साहब अपना जनेऊ दिखा रहे थे। अभी राजस्थान गए तो उन्होंने अपना गोत्र बताया। तो तेलंगाना में राहुल गांधी किस कास्ट या किस मजहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं। मुझे लगता है कि उससे किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर राहुल गांधी जी अगर हिंदू हैं, या नहीं तो हमारे और भी दूसरे लीडर्स जो हैं हिंदू मजहब को बिलोंग करते हैं, अगर वो पूजा करते हैं या जनेदार वो जनेऊ पहनते हैं या नहीं मंदिर को जाते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए।
ये सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो रही है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, जो मजहब को आगे रख के जो सियासत करते हैं, और जिनको ये लग रहा है कि सिर्फ वो जो हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को जिस तरह से वो अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको लग रहा है कि नहीं भी और भी हिंदू इस देश में हैं, और सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी में नहीं है करके जो मैसेज जा रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो वोट बैंक है उसमें राहुल गांधी जी ने सेंध ना मार दें। नहीं, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सख्त गैर हिंदू अनासिर जो हैं उनकी जानिब उसकी तवज्जो ज्यादा होती है, तो हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ के खुद को हिंदू साबित करें ताकि वो जो हिंदू वोट है वो हमारी तरफ आ सके। देखिए, और वो अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा है कि उनको किनारे किया जा रहा है, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे दूसरी चीजें। देखिए, कोई भी मुसलमान को, कोई भी हिंदू, चाहे वो राहुल गांधी हो कोई और हो, कोई भी हिंदू जो है अगर मंदिर जाता है या जनेऊ पहनता है या नहीं तो पूजा करता है या नहीं तो अपने त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसी भी मुसलमान को इस देश के अंदर प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रॉब्लम है। और हम लोग जब ईद इतने जोर से मनाते हैं, हम लोग टोपी दाढ़ी रखते हैं, चेहरा छोड़ते हैं और टोपी सर पे पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 साल, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदू को प्रॉब्लम होता है। देखिए, प्रॉब्लम कहां होती है? जब जो मजहब को बेस बना के आप समाज में डिवीजन करते हैं, मजहब को बेस बना के आप सियासत करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व क्या होता है? कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, सेकुलर पॉलिटिक्स होती है। हम लोगों ने आज से नहीं, आजादी के आंदोलन के टाइम में ये तय किया था, और उस मूवमेंट का एक ये डेवलपमेंट है, उस मूवमेंट में ये थियरी हो या सोच हो इवॉल्व हुई थी, जिसमें लोग, हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग ये मानने लगे थे कि भाई हम लोग मजहब को सियासत से दूर रखेंगे, हम लोग अपने अपनी मजहब में रहेंगे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लेकिन अपने तमाम डाइवर्सिटीज को मेंटेन करते हुए, तमाम डाइवर्सिटीज को सेलिब्रेट करते हुए एक यूनिटी जो हम इस देश में बरकरार रखेंगे और एक मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे करके, उस जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है या वो जो सोच है, ये किसी ने ऊपर से लिखा नहीं था, किसी ने इसको डिफाइन नहीं किया था। ये लोगों के बीच से एक आंदोलन के तहत, आजादी के आंदोलन के तहत ये लोगों के बीच से निकल के आया था, और उसको ज्यादातर लोग आज भी जो है इस देश में फॉलो करते हैं। कुछ चंद लोग जो है उसको बिगाड़ के, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ के सियासत करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल होने देखिए, आप ही की पार्टी के एक बड़े लीडर सीपी जोशी साहब जब कहते हैं कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया था और कांग्रेस ही मंदिर बनवाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर के जो लोग हैं, जो बड़े अच्छी पोस्ट पर भी रहे हैं और बहुत जिम्मेदार रहनुमा हैं, उनकी सोच कहीं ना कहीं इस किस्म की है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस में अलग अलग मजहब के, अलग कास्ट के, अलग रीजन के लीडर्स आते हैं, लोग आते हैं। अब सीपी जोशी जी जो है बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोले और वो पूरी बात वो वीडियो में दिखाई नहीं है, सेलेक्टिवली कट करके दिखाएगी। उसके बावजूद जो है बिना टाइम वेस्ट किए, बिना पूछताछ किए, राहुल गांधी जी ने सीधा ट्वीट किया और बोला कि जो हम उनको इस बात को वापस लेना चाहिए, और इस बात को, उनके इस स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी एंडोर्स नहीं करती करके उन्होंने ट्वीट किया, जिसके चलते सीपी जोशी जी को माफी भी मांगना पड़ा। ये बहुत देखिए अच्छी, हम वहां तक पहुंच गए। जैसे आपकी पार्टी की बहुत उम्मीद नजर आ रही होती है कहीं पर इलेक्शन पॉलिटिक्स में, हमको लगता है कि हाँ कांग्रेस यहां बहुत अच्छा करेगी, तो आप ही की पार्टी से कुछ ऐसी आवाजें उठती हैं जो सेल्फ गोल कर देती हैं, हिट विकेट आउट कर देती हैं आपको, जिसमें आप जो है, आपके मनीशंकर अय्यर साहब भी होते हैं, आपके दिग्विजय सिंह साहब भी होते हैं, तो और आप उनको पार्टी से निकाल भी देते हैं, फिर वापस भी ले आते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो इस तरह के लोगों को, जिनकी जबान से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, पार्टी में रखा जाए। देखिए, एक नॉर्मल टाइम में जब, और चुनावी टाइम में हम क्या बोलते हैं और लोगों को क्या मैसेज कन्वे होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान हम लोग को देना चाहिए। एक नॉर्मल टाइम में, या नहीं तो कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, नहीं तो बोर्ड रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में जो बातें की जाते हैं, जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम पे
उसको थोड़ा मिसकंस्ट्रू किया जाता है और अपोजिशन पार्टी उसका पूरा फायदा उठाती हैं और वो गर्मा गर्मी में जो हम एक्शन भी लिया जाता है। बाद में जब क्लैरिफिकेशन आता है, जब माफी मांगी जाती है तो वो जो एक्शन रहता है उसको वापस भी लिया जाता है। ये सारे चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो आदमी कह रहा है उसकी मंशा क्या है। वो एक वर्ड जो इस्तेमाल किया था मणिशंकर अय्यर जी पिछली बार में, जो नीच, अब उन्हें नीच राजनीति करते हैं। नीच राजनीति करते हैं मतलब जो हम बहुत लो लेवल की राजनीति करते हैं, बहुत थर्ड क्लास राजनीति करते हैं, उनका मानना है था। लेकिन अगर कोई फायदा उठाए कि मेरे जात के ऊपर उन्होंने मेरे जात के ऊपर बोला है, मेरे जात को उन्होंने निशाना बनाया करके, अगर कोई और खासकर एक प्रधानमंत्री जो है उसको उस लेवल पे ले जाके कैंपेन करे तो होता है जो हम अब उस टाइम पे एक्शन ले लिया था उनके ऊपर, फिर उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन आया तो वापस लिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप लोगों के पास, लोगों के सामने क्या एजेंडा रख रहे हैं और वो जो एजेंडा कितना प्रैक्टिकल है। 2014 के टाइम पे तो आपने सब कुछ बोल दिया था, आपने जो 2 करोड़ की नौकरियां का आपने वादा किया था, 15 लाख रुपए पॉकेट में डालने का वादा किया था, काला धन पूरा वापस लेने आने का वादा किया था, सारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा देने का आपने वादा किया था। आज 4.5 साल बाद क्या हो रहा है, 2 करोड़ की, इसका मतलब 10 करोड़ नौकरियां मिलना था। अभी तक जो मेरे ख्याल से जो इनका खुद का गवर्नमेंट सर्वे, मैं नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट सर्वे जो कह रहा है तो उसके हिसाब से देखिए मुझे लगता है कि 40-50 लाख नौकरियां भी 5 साल में नहीं आए। एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार गिरते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगातार गिरते जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लगातार गिरते जाए, अक़लियतों के खिलाफ दंगे फसाद, हरासमेंट, टॉर्चर, मॉब लिंचिंग हो रहा है, दलितों के खिलाफ लगातार हरेसमेंट, अब औरतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, मतलब आप कुछ भी कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, हर जगह ये नाकामयाब रहिए। उल्टा जो है हम सोसाइटी को डिवाइड करने का काम किए। अब उनको लग गया है कि हम लोग हर पहलू पे फेल हो रहे हैं और कोई भी जो उनका जो वायदे थे, जो प्रोमिसेस थे, उसको फुलफिल नहीं कर पाए। अब वो जो है राम मंदिर का मुद्दा उठा के लेके आए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने फेल हो गए। कांग्रेस एक्सपोज क्यों नहीं करती, कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं उतरती? कौमी सतह पर अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने काम नहीं किए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो कांग्रेस उस हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए, बेनकाब करने के लिए सड़कों पे क्यों नहीं उतरती? उस तरीके से उनकी मुखालफत क्यों नहीं करती? कांग्रेस में वो चीज नजर नहीं आती जो जब बीजेपी अपोजिशन में होती है, जिस तरीके से वो कांग्रेस के खिलाफ उसने काम किया यूपीए 1 यूपीए 2 के दरमियान, जिस तरह का एजिटेशन एहतजाज किया, वो कांग्रेस में नजर नहीं आता। देखिए 4.5 साल हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन के, आज 4.5 साल बाद अगर वो घबरा हमें टीडीपी के साथ 1 सीट मिला, हमें इसके बावजूद हमें 282 मिले पूरे देश में। ये दोनों हमारे खिलाफ गठबंधन जुटाने में पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। केसीआर जी भी इसलिए हमारे डर के कारण ही चुनाव एडवांस करके लड़ रहे हैं, ताकि चुनाव हारने के बाद बाकी राज्यों में जाकर के। No, let us be clear. Sir, one thing, if we are talking sir, about Telangana, ये भास्कर राव कमीशन रिपोर्ट है. Talking about national issue. We are talking about the Telangana election agenda, sir. Sir, I need your attention. This is the भास्कर राव कमीशन रिपोर्ट. भास्कर राव कमीशन रिपोर्ट में बम ब्लास्ट करने वाले एक्विट हुए. फरज साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्लीज गिव मी अपॉर्चुनिटी. फरज साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। He is trying to talk to you about the national scene. वहां 222 जीतेंगे, 250 जीतेंगे, 270 भी जीतेंगे, तो ठीक है, वो तो अलग डिबेट है। डिबेट यहां आप तेलंगाना की कर रहे हैं जहां आपके कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, यू आर ए नेशनल पार्टी, बाय ऑल मीन्स यू आर ए रिस्पेक्टेबल पार्टी, यू आर ए नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, आप एजेंडा में भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात मत कीजिए कि मैं 4 ला लूंगा या 5 ला लूंगा, ये जरा ज्यादती हो जाएगी। लेकिन आप है कोई बात कीजिए, क्योंकि आपको बुलाए हैं सबके साथ। मैं यहां बैठे तो क्या वहां जीवीएल 4 या 5, हम जहां 1 सीट नहीं थी हमारी, हमने वहां सरकारें बनाई। त्रिपुरा में 1 सीट नहीं थी, सरकार बनाई। हरियाणा में 1 सीट रहती थी हमारी, हमने मेजॉरिटी बहुमत जीत करके सरकार बनाई। ठीक है, ये टीआर इन सब का खेल है। सब मिलकर बीजेपी को कम आंकना चाहते हैं। मीडिया में बहुत कंट्रोल है इन सब का।
यहाँ क्षेत्रीय मीडिया बिल्कुल इनकी बोल बोलती है, तो इसलिए मीडिया में ये बात चला करके बीजेपी कहीं है ही नहीं है, तो हमें इस कॉन्टेस्ट से बाहर करने की षड्यंत्र रच रहे। लेकिन ऐसा बहुत हुआ, त्रिपुरा में भी हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहे। हम यहां भी कोशिश कर रहे हैं, हमें उम्मीद है हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और यहां एक त्रिशंक विधानसभा बनेगी। राव चंद्रशेखर रेड्डी साहब, अगर मैं जो सवाल अभी डॉक्टर साहब से पूछा मैंने, केशव राव साहब से, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनी कि बीजेपी के साथ मिलकर टीडीपी का साथ कुछ बन सकता है यहाँ पर, ये लड़ी रहे हैं 14 सीट पे, क्या वो हमारे साथ क्या मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 14 कोई सीट पे ऐसा लड़ रहे गणित, कोई ऐसा गणित हो सकता है वापसी आने का, कहीं ना कहीं गलती हो गई, एक बार चंद्रबाबू नायडू जो है वो बीजेपी के साथ थे, कहीं लगता है कुछ गलती हो गई, कुछ फंस गए मामला और कहीं उसके साथ रहते तो ज्यादा बेटर होता। When a question is put to me, I'm in a position to answer. I don't need a spokesperson like GVL for me. No, but I don't need your strength, I'm saying. You are contesting only on 14 seats. So you can't give... Shouting and bulldozing... I'm only trying to clarify to him. Sir, I want to clarify, in 2019 elections, BJP at any cost will not come to power, sir. Why I will tell you. What you have done to the nation, sir, you have forced the entire entire people of this country to stand in queues before ATM by banning the demonetization. You have forced even small 6 years boy to 80 years old woman to stand before ATM. What is the outcome, sir? What you have done for the nation, sir? By demonetization, what you have achieved? Nothing is unearthed. No black money has come out. And another thing is this GST aspect. How much it is burden to a common man, a middle class person? ये सारी बातें, ये सारी बातें अब आपको nothing to the nation, sir. चंद्रशेखर U-turn चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू, तो पहले ही समझ में डिमोनेटाइजेशन चंद्रबाबू नायडू जी का आइडिया था। उन्होंने खुले तौर पर मीडिया में कहा ये मेरी सारे क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, और पिछले अगस्त में इन्होंने देश को बताया मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश में आज तक नहीं मिले हैं। तो मतलब ये हर दिन हर महीने बदलते हैं, ये बात तो सच है, हर दिन अपने राय बदलते हैं चंद्रबाबू नायडू। सर, दिस इज टोटली इनकरेक्ट। टुडे स्टेटमेंट। अच्छा ये बताइए कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने ये बात कही थी कि नहीं? पूरे क्रेडिट लिया था। लेट मी सबमिट वन थिंग। टुडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज विजिटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, wherein he has criticized the Chief Minister of Telangana, saying that he will be going around the temples doing yagas, all those things. He believes and he trusts only some fruits or mirchi like things. And the other day in Parliament, he has praised the Chief Minister of Telangana, saying that he is the most matured. Who has taken U-turn, sir? In Parliament, you praise him like a matured Chief Minister. While coming to Mahbubnagar during elections, you say that he does not believe in democracy. It is a family rule. For this purpose, you have fought for Telangana. Only 4 people are enjoying the power. This is the statement made by the Honorable Prime Minister today. A mature Chief Minister who failed in governance. You can be mature and also you can be a failure in governance. There is no contradiction. The contradictions are only in Mr. Chandrababu Naidu. Mr. Chandrababu Naidu has taken 1,000 U-turns in the last 3 years. GVL, sir, has got a phobia. Chandrababu Naidu phobia. I have no phobia. You have a Modi phobia. I understand. You have prime Mr. Chaudhary. I pity him for that. having come on Muslim issue. One minute, sir. आपसे भी जानना चाहूंगा। हालांकि एक minute. One thing. He is from Andhra Pradesh, sir. Basically, got elected from Uttar Pradesh. He never So went to UP. what? I am an Indian. I am Chandrababu Indian. Naidu. I am a member of parliament. I will speak about any state in the country. Prior to your entry in Rajya Sabha, I served in Rajya Sabha, sir. I know my responsibility. But Keshav Rao ji was also there when I was in Parliament. I day in and day out personally criticizing Chief Minister Chandrababu Naidu. But when you make U-turns, when you are a corrupt Chief Minister, when you are a corrupt Chief Minister, नोटबंदी का असर पूछ रहे हैं ना? 120 शेल कंपनीज वैएस चौधरी का अभी निकले हैं। अभी शेल कंपनीज में 5,700 करोड़ का घोटाला निकला है। दिस इज अनफेयर, सर। नो, 5,700 करोड़ आपने चूना लगाया बैंकों को, शेल कंपनीज को। ये आर्थिक जगत का सुधार नहीं है तो और क्या? सर,
आपने जो घोटाला किया है वो एक्सपोज कर रहे हैं There is a law, there is a system. There is You are lot of- not the authority. चंद्रशेखर रेड्डी साहब, Please, फरहत साहब को भी let- बीच में we are a minority, we are a minority. फरहतुल्लाह साहब, एक बात बताइए मुझे। Sir, ये अगर ये सिचुएशन क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, जैसा कि टीआरएस Yes, दावा कर रही है कि yes, उनको मिल रहा yes, है, yes, महाकुटुंबी कह रही है yes, कि उनको yes. मिल रहा है, yes. मान लीजिए फर्ज करिए कि नहीं ऐसी सिचुएशन बनी, एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप किस तरफ खड़े हैं? मान लीजिए नहीं, आप Basic- समझ लीजिए। मान लीजिए नहीं, डेफिनेटली जीत के आ रहे हम जीत के आ रहे हम केशव राव साहब, हम जीत के आ रहे। हाँ? One thing is, based on issues we'll support. Muslim issue is the Waqf property. Central Waqf Council has given a report stating that 89% of the Waqf properties has been grabbed, looted, and the Central Waqf Council... इशू बेस्ड सपोर्ट आप बीजेपी को भी करने को तैयार है अगर ऐसी सिचुएशन? नहीं, please, BJP is not going to form a government Telangana, one thing. BJP is not तो going दावा to. कर रहे हैं। He as a political party can state anything. Based on issue, our priority is the Central Waqf Council report states that 90% of the Waqf properties has been grabbed and looted, and the Central Waqf Council has demanded for a CBI inquiry. And the properties are to the tune of 5 lakh crores. 5 lakh crores, it's one of the biggest scandal, and the TRS government is suppressing the facts, and the OAC family is very much involved in the Waqf scandal. And if this goes on, definitely there will be a new social realignment and things will change. The other thing is, I want to ask the honorable leader, Keshav Rao Sahab, he is from the old city. What he got to say on the Aler encounter, how Muslim youths were killed, Makkah Masjid bomb blast case, Asimanand Swami was acquitted. On this issue, what is your stand? What Muslim 12% reservation? We don't need 12% reservation. We don't need Shadi Mubarak. We don't need Biryani Ramzan. We want 5 lakh crores of Waqf properties. That is our stand. And that stand the OAC family cannot take in the interest of the minority. That is the fight we are fighting. And we are representing the oppressed and the suppressed Muslim community whose demand is the 5 lakh Waqf properties they want for their socio-economic development. And that is the demand of social justice. केशव राव साहब, Now, one thing, sure. Very nice that you have raised this issue. I am not talking to you because I am leader of the TRS. I am talking to you because I am manifesto chairman. Sir? As far manifesto chairman, I am the person who wrote about your Waqf property as far as my party's stand is concerned. We are going to give judicial powers to the Waqf, the new Collectorate. This one, we are giving commissionerate. Commissionerate. It will be Commissionerate. commissionerate. It will have judicial property. That is a The demand court since last 20 years. My father Amanullah Alright. Khan was demanding in the assembly I know, for a yes. collectorate. He was my very, very good friend. Kap Karing. Sir. He's a good friend of mine, so your father, that's what I'm telling you. So the question today is, we are giving commissionerate, it's our promise. Second thing, under the commissionerate there is going to be a directorate which will look after the CBI and other probes. Because Sir, why don't you, the TRS government has ordered for a CBI inquiry into the Waqf scandal? Look, when I'm telling commissionerate, let the commissionerate decide. Let us not all of us It is decide the cabinet who got to recommend the CBI But for a one thing CBI I'm telling inquiry. you, we have taken note of the Waqf properties and Waqf issue very seriously. That is why we said not war. There is a commissionerate, and under that there is a directorate. Then we have judicial powers. These are three are going together. As well as any time we think there is something wanting, then we will fit in. There is no question. This is my request, sir. Can you declare a CBI for- inquiry for in us, this? sir. As a manifesto chairman, For can us- you आप ऐलान कर दीजिए कि हम CBI for us, inquiry sir. कराएंगे? फरहत साहब, जाहिर तौर पर बहुत सारे आरोप है वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, और टीआरएस गवर्नमेंट से लगातार ये मांग भी होती रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में जो धांधलियां हुई हैं उसकी जांच हो और उस पर सीरियस एक्शन हो, हालांकि नहीं हुआ। मैं हाउस को थोड़ा ओपन करना चाहूंगा। अगर कोई सवाल हमारे जो गेस्ट पैनल है इनसे कोई किसी के पास सवाल है तो मैं चाहूंगा कि हमारे वो सवाल अपना पूछ सके और उनके पास माइक एक पहुंचाया जाए ताकि वो अपना सवाल उसके सामने रख सके। और जीवीएल और केशव राव साहब और चंद्रशेखर रेड्डी साहब और फरहतुल्लाह खान साहब, ये चारों लोग हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि प्लीज माइक उनके पास तक पहुंचाएं जिससे कि वो लोग अपना सवाल पूछ सकें। कैन आई आस्क समवन टू प्लीज ब्रिंग दैट माइक? जी बिल्कुल जी, आप अपना नाम बताइए और फिर उसके बाद सवाल कीजिए। जी, Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity. I'm Advocate Abdullah bin Ali Bahmed from Arab community from Old City. मैं
भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमपी साहब, आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, शायद आंध्र जीवीएल नरसिम्हा राव नरसिम्हा राव जी और से मैं चर्चित कहना चेहरा चाहता है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, एग्रेसिव है आप, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में क्लियर कट बताइए आप। बीइंग ए पॉलिटिशियन, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि हमारी पॉलिसी है कि हम हिंदू मुसलमानों में डिवीजन लाएं और पोलराइजेशन पर हम इलेक्शन जीते। आप यहां से इस मंच से क्लियर कट ये बोलिए कि आप लोगों को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए या चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कब तक नहीं चाहिए? आपकी ये पॉलिसी है क्या, ये समझें। जीवीएल क्लियर कट बोलिएगा। क्लियर कट ही बोलेंगे, हम कहीं लिपापोती मैं भी नहीं करता हूं। अब सुन लीजिएगा, हम सत्ता में जब रहते हैं, आपको मुसलमानों को वोट चाहिए या नहीं चाहिए? आप एक मिनट इंतजार करिए, जवाब मैं समझ बोल रहा हूं ना, आप जवाब सुन लीजिए। पहले बोल दो, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए। पूरा जब तफसील से। सबका साथ जनाब- सबका विकास हमारी मंत्र है, गवर्नेंस का मंत्र है, और हम मतदाता, हर मतदाता वो चाहते हैं, हम हर वर्ग का वो चाहते हैं। हम आज 282 सीट जीते हैं, वह वैसे ही जीते हैं क्या? हम दूसरी पार्टी है इस देश में जिनको इस देश की जनता ने बहुमत देकर के सरकार बनवाया केंद्र में। तो हम हर वर्ग को, हर समाज को, हर राज्य को, हर प्रांत को, हम सबको समझते हैं, सबकी समर्थन हम हासिल करना चाहते हैं, बहुत बहुत कोशिश भी धन्यवाद करते सर, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक लेकिन यू। एक बात मैं जानना चाहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो संजय बोले, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोले विकास के उस पर चुनाव नहीं जीते जाते, पोलराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बीजेपी की क्या लाइन है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की लाइन नहीं है? आप जी। सर, आप दोनों की बात के बीच एक बात बोला। थैंक यू कि आपने अपना जवाब दे दिया हमें। हाँ, बिल्कुल, हम इस पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हर समाज के, हर राज्य के वो चाहते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। आपका जो सवाल है क्या था, एक बार रिपीट। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोल रहे हैं कि विकास नहीं, नहीं, देखिए, उससे- मैं जवाब देता हूं। जी। यह हर एक का अपना राय हो सकता है, ये पार्टी का राय कोई पार्टी का राय नहीं होता है, ये कोई हर एक का अपना विश्लेषण होता है। मेरा अपना मत है, मैं विश्लेषक के रूप में मैंने बहुत समय काम किया, मेरे कई बार हमारे नेतृत्व से बात होती है, विकास एक ऐसा, विकास के कारण ही हम सत्ता में हैं, नहीं तो इतने राज्य में हम सत्ता में कैसे आए? विकास सबसे प्राथमिक जरूरत है। बट लेकिन इसके साथ साथ आप राजनीति में हैं, आप मीडिया में हैं, अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए क्या आप प्रोग्राम नहीं करते हैं? हर तरह के एक्टिविटी नहीं करते हैं? लेकिन आपका क्या राय है सुब्रमण्यम स्वामी साहब की राय से? वो व्यक्तिगत राय है, जीवीएल का कहना है व्यक्तिगत राय, हर एक का राय अलग हो सकता है इसमें, कि कोई पार्टी का राय नहीं होता है इसमें। पार्टी का राय की बात सीनियर नहीं, लीडर विश्लेषण कैसा की हो बात सकता कर रहे है? हैं। बोल रहे हैं कि व्यू एक होगा, लेकिन मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूं और भी बहुत- करेक्ट बोल के। सर मेरा एक और, सवाल है। और जी साहब मेरा एक सवाल केशवराव साहब से है कि आपने कहा कि जुडिशियल पावर आप जो है वक्फ बोर्ड को देने वाले हैं। 2014 में भी आपके मैनिफेस्टो में यही था और यही आपने वादा किया था कि कमिश्नरेट बनाएंगे और जुडिशियल पावर्स वक्फ बोर्ड को देंगे। 4.5 साल गुजर गए, फिर एक वादा कर रहे हैं, अब इस पर कैसे एतमाद करें? दूसरा सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से है। आपने बार बार कहा कि हमने एक सीट से 282 सीट जीते हैं, वो तो ईवीएम से जीते हैं, इस वजह से कि आप 2004 में अपनी बुक लिखे हैं, आपने कहा कि ईवीएम में टैंपर्ड होता है और ये प्रूव हुआ। दूसरी बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमने वीवीपी की मशीन लगाई है, लेकिन वो रिकाउंटिंग नहीं होगी, रिकाउंटिंग के लिए सिर्फ वही जा सकेगा जो सेकंड जो है हारने वाला है, बाकी दूसरे कैंडिडेट नहीं जा सकेंगे। अगर 4 कैंडिडेट है तो सेकंड जो होगा उन्हें जा सकता है। अगर वो नहीं जाएगा कल तो तीसरा कैंडिडेट नहीं जा सकता है कोर्ट को, ये आपके जजमेंट में है। आपका फेयर इलेक्शन के लिए आपके पास क्या हुआ है? आप खुद ने कहा है अपनी किताब में, अपनी बुक में, जो आप कंप्यूटर से निकाल दी गई है रिसेंटली, कंप्यूटर पे मौजूद थी वो, आप लंबा उसके अंदर आप जवाब समझ गया, सवाल आपका समझ मैं गया। पहले जवाब दे दूं। ओके, आप दें। हाँ जी। देखिए, ये स्वामी जी ने और मैंने भी इस पे किताब लिखा है और हमने क्या मांग किया है, आप आंख बंद करके मत देखिए, हमने क्या मांग किया है। उस समय की जो मशीन थी, आप जैसे लोग अभी हमारे समर्थन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन यही कांग्रेस के नेता तब इसको मान नहीं रहे थे। हमारा ये कहना था कि हर वोटिंग के लिए, हर वोट की एक प्रूफ होना जरूरी है। मैं तब भी कहा, आज भी कहता हूं। तो आज जो वीवीपैट आया, ये हमारे बदौलत आया, हमारे कोशिशों के वो कारण आया।
इसमें 1% रैंडम वोट काउंट होती है, आपकी जानकारी के लिए। यह रैंडमली मशीन सेलेक्ट करके उन पे जो वोट गिरता है, पेपर वोट, उसकी गिनती होती है। अब तक पिछले 1-2 साल से जो ये हुआ, उसकी एक वोट की मैचिंग की पुष्टि की गई। यदि किसी को कंप्लेंट है, काउंटिंग के दौरान भी एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, पेपर बैलेट की काउंटिंग कर सकते हैं, या बाद में कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपके लिए ये विकल्प पहले था नहीं। पहले जो मशीन की जो काउंट आई, बस वही है। अब आपके पास कम से कम करने के लिए हमारे नरसिम्हा राव साहब, आई वांट टू आस्क वन स्मॉल क्वेश्चन। व्हाई डोंट यू कनेक्ट आधार कार्ड to the EPIC cards? And there was a statement by the Union Minister, Law Minister Ravi Shankar Prasad, prior to the Supreme Court judgment, 4 months prior to the judgment, that they are not, BJP government is not interested in connecting the Aadhaar with the EPIC. What is the issue? Why central government is not interested in connecting the Aadhaar and making a biometric EVM that will liberate the country for the second time, and it will be a independence for the poor man, that so he can use his franchise? Why your government is not connecting Aadhaar? You see, there is already, I for one would support any such move, because there are several cases of bogus voting, votes being removed. We are hearing many such complaints. But you have seen also how people have been challenging the government, delivering even developmental welfare schemes through Aadhaar card. Now the Supreme Court has Supreme Court has given a... Court supported in certain cases. Why not the EVM is EPIC card is getting connected? As a person, I would request you, we campaign for transparency. I would ask you to please campaign. I personally have been campaigning for the last 5 years for connecting Aadhaar to the EPIC card. Please campaign for it. I think it's going to be a good idea. And why not you being a real ruling party, you got to take the initiative? बहुत सारे सवाल नहीं साहब, he got to answer on this. Why the government is not taking a stand in connecting the Aadhaar to EPIC? आप भी चुनाव में है, सारी पार्टियां चुनाव में है, आप भी कोशिश करिए। बहुत सारे सवाल है। किशोर राव साहब, उससे पहले एक जवाब उनका जो रह गया था, आपका सवाल का जवाब ये है, खैर हमने कमिश्नर की बात नहीं की थी, लास्ट टाइम हमने जुडिशियल पावर्स की बात नहीं की। आप जो सवाल उठाए हैं उसको सोचने के बाद ही हमने सोचा, ये लास्ट टाइम के उसमें डायरेक्टरेट की बात की है, हमने रिफॉर्म्स की बात की है, हमने बोला कि रिफॉर्म से सब ऊपर के बात आनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली स्पेसिफिक शुड बी डन? 3 थिंग्स शुड बी डन। वन इज प्रोब, जो आप पूछते हैं, सीबीआई प्रोब, इंक्वायरी, सीबीआई कुछ भी हो, एक इंक्वायरी होना चाहिए, वेरी परफेक्ट फुल। नंबर 2, somebody इंक्वायरी आने के बाद भी कौन उसको इंप्लीमेंट कर सकता है? यू शुड हैव ए जुडिशियल पावर, सो दैट ओनली कमिश्नरेट, ओनली डायरेक्टरेट विल नॉट डू। सो हमने नया चीज लाया है, एक कमिश्नरेट करेंगे, और अब जो चल रही है जो डायरेक्टरेट के लेवल पे वो चलते रहेगी, एंड ऑल्सो वी गिव द जुडिशियल पावर। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा। जी जी, आपको मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, जर्नलिस्ट। मेरा सवाल केशवराव साहब से है, जो काफी जो है तजुर्बा रखते हैं सियासत में और बहुत ही अच्छी उर्दू भी बोलते हैं। शॉर्ट में सवाल। मैं आपकी बात, चीफ मिनिस्टर साहब हर बात आपकी सुनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो हज हाउस जो बना है चंद्रबाबू नायडू के दौर में, उसके बाजू में एक बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाकर छोड़ दी है। अगर वो बिल्डिंग मुसलमान जो बेरोजगार है, जो युवा जो बेरोजगार है, जो परेशान है, गल्फ से वापस आ रहे हैं, आप एक मंच से ये बोलकर उठिए कि आप अगर पावर में आते हैं तो वो बिल्डिंग फौरी गरीब जो मुसलमान है उनको कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? लग के जो बिल्डिंग बनी हुई है, एक वक्फ प्रॉपर्टी हज हाउस के पास की इमारत है, उसको काफी बड़ी बिल्डिंग है, वो थोड़ी डिस्प्यूट में है। डिस्प्यूट नहीं है साहब, बराबर मैं देखा, ये बोल आपको एक बात बताता हूँ, डिस्प्यूट में है। मैं अब आप डिस्प्यूट में नहीं है बोल के गाल नहीं, डिस्प्यूट बोले, दोनों फिर डिसाइड करने के लिए कोर्ट को जाएंगे डिस्प्यूट में है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, एक बात आपको बताता हूं, अगर तब वक्फ बोर्ड के तो हमारी कोई डिफिकल्टी नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप जैसा चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड के साथ, ये बिल्डिंग्स किस लिए जो पूछ रहे हैं कि हमने ये मरतबा 542 बिल्डिंग्स, बोल तो एक मरतबा प्रोसेस ऑफ 5 ईयर्स में 542 बिल्डिंग्स बनाने की बात की है। ये मुस्लिम मजलिस वक्फ प्रॉपर्टीज, या वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, वक्फ का प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज पे, वक्फ प्रॉपर्टीज पे ऐसे बनाने की कोशिश है। अब रही आप जो बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की बाजू की बात,
मैं जो सोच रहा हूँ डिस्प्यूटेड नहीं है तो ले लेंगे, चुपके किसी आदमी को छोड़ने का नहीं है ना। जय केशव राव साहब, जीवीएल और चंद्रशेखर रेड्डी साहब और फरहतुल्लाह खान साहब, मैं एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा। चुनाव को सिर्फ 10 दिन है, 7 तारीख को पोलिंग होने जा रही है। मुझे शॉर्ट में सिर्फ दो बात बता दीजिए, 2 या 3 पॉइंट्स बता दीजिए, क्यों जनता आपको ऐसी 3 बात बता दीजिए क्यों जनता आपको वोट करे। शॉर्ट में बता दीजिए 3 ऐसी बात बता दीजिए कि ये हम करेंगे इसलिए आप मुझे वोट करिए, इसीलिए आप टीआरएस को वोट करिए या बीजेपी को वोट करिए या महागठबंधन। 3 बात बता दीजिए कि ये दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी है जो आप करने वाले हैं। एक ही बात है कि वी लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ ऑल द पीपल, पर्टिकुलरली द वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शन के जो है, सी वी प्लेज टू स्टैंड बाय द एस्पिरेशंस एंड urges of the people, particularly the weaker sections. Okay. Or all their expectations will be fulfilled to up to our capacities. Okay. और हैदराबाद समेत बाकी भी शहर जो है वो उसी तरह से डेवलप करेंगे। फिर आप एजेंडा की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, सिटी को बढ़ाना है, ट्रैफिक बढ़ाना है, एनवायरमेंट बनाना है, पानी देने का है, देन एग्रीकल्चर जो 4.5 साल में बहुत सारे वादे हुए थे, एक्सक्यूज में जो वादे पूरे नहीं हो पाए है। एक सेंटेंस में राहुल मैं जीवीएल से पूछ रहा हूँ। जीवीएल आप बताएं मुझे वो 3 बातें बता दें, अगर तेलंगाना में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर किसी भी तरह से आपकी सरकार बनने में आप कामयाब होते, वो 3 बात सर केशवराव सर जो आप चाहते हैं कि तेलंगाना में ये कर देंगे हम, अगर हम आ गए तो। हम जो 3 बात हम यहां कहकर जनता को दिखाएंगे वो है विकास, विकास और विकास। और जबकि आपके नेता कह रहे हैं विकास पर चुनाव नहीं जीता जाता। जी सर एक क्वेश्चन है सर राव चंद्रशेखर रेड्डी साहब, सर एक क्वेश्चन है सर, एक सेकंड सर। 3 बातों में उसको खत्म, 3 बातों में उस पर खत्म। Yes, I will come. We will fulfill the aspirations of those people who have sacrificed their lives for achieving Telangana. This is 1. 2, welfare we concentrate. 3rd, democracy will be restored, constitution will be respected. 4th one is 4-member family alliance is one side, 4-party alliance is on the other side. We request the people to elect the political parties instead of family party. Thank you. Okay. फैमिली पार्टी, आप हालांकि ये फैमिली पार्टी ये मजाक है, ये मजाक है। आज ही प्रधानमंत्री ने कहा बहुत बड़ी मजाक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी मंच पर बैठ के कहते हैं ये परिवार वाले पार्टी हैं, ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं ये भी बाप बेटे की पार्टी है, ये भी फैमिली पार्टी है। ये आपके कहा डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कितनी बड़ी मजाक है। अमित शाह साहब का बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी शॉर्ट में अपनी मैं बहुत शॉर्ट में आप अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं सर कि हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट चाहिए, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज 5 लाख करोड़ के रिज्यूम होना चाहिए तेलंगाना में। कोई बात करेगा तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, हमको जो इंसाफ करेगा हम उसके साथ जाएंगे, और हमारे 5 लाख करोड़ के औकाफ की प्रॉपर्टीज रिज्यूम बैक होना, हमको वक्फ कमिश्नरेट बनना, वो मिल गया तो हमारे को सोशल जस्टिस होता, हम तरक्की करते। कोई गवर्नमेंट इंसाफ नहीं किया, हमको 5 लाख करोड़ के औकाफ के प्रॉपर्टीज की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है हमारी, ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एजेंडा तेलंगाना 2018 आप देख रहे हैं 10 दिन बाद, या मतलब बहुत कम समय बचा है और लोग जो है वो अब वोट देने की बारी है, किस्मत तय करने की बारी है, आप लोगों को तय करना है। पुराने शहर में कोई पार्टी नहीं है सर, पुराने शहर में टीआरएस नहीं है, पुराने शहर में बीजेपी नहीं है, पुराने शहर में एमआईएम एमबीटी है खाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवीएल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर रेड्डी साहब बहुत धन्यवाद। फरहतुल्लाह खान बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।